जमींदार है तो हम हैं, हमारे किसान भाई है तो हम हैं, वो हमारे अन्नदाता है, वो अपनी मेहनत से हमें अन्न देते हैं जिससे हमारा भरण पोषण होता है। पब्लिक के साथ उसके दुख में सुख में खड़ा रहता हूँ। किसी के लिए भी रात को चाहे वो 12 बजे आ जाए चाहे 2 बजे आ जाए, मेरा दरवाज़ा खड़खड़ाता है उसके लिए खुला रहता है। मैंने कभी भी किसी के लिए कोई मेरे पास काम में आता है तो मैं उसको मना नहीं करता, चाहे मेरा जितना भी काम खराब होता हो। मैं पब्लिक के लिए हूँ और पब्लिक की सेवा करूँगा, इसीलिए मुझे ये उम्मीद है। नमस्कार, मैं हूं पूनम और आप देख रहे हैं भारत मनी इंडिया। और आज हम पहुंचे हैं गुरुद्वारा मार्केट में और हम बातचीत करेंगे। जिस चेहरे की हम बातचीत करना चाह रहे हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे, उनका नाम हरबीर सिंह है। वैसे तो ये कोई पहचान के मोहताज नहीं है और बहुत सारे लोग हैं जो जानते हैं। बाकी अगर हम इनकी बातचीत करें तो जिस तरीके से इनका कार्यकाल रहा है चेयरमैनी का, बहुत कम टाइम में इन्होंने बहुत सारी चीज़ें की और कुछ चीज़ें पेंडिंग भी रह गई। और उनसे हम बातचीत करेंगे कि आखिर क्या चीज़ें थी जो इनके कार्यकाल में की गई और क्या चीज़ें अभी रह गई हैं, और अगर इन्हें एक मौका दिया जाएगा तो किस तरीके से क्या ऐसी नई चीज़ें हैं और क्या नई चीज़ें इनके द्वारा करवाई जाएंगी असंध विकास के सहयोग में। आइए हम बातचीत करते हैं हरबीर सिंह से। नमस्कार। नमस्कार जी, मैं भारत मनी के दर्शकों से हाथ जोड़कर नमस्ते करता हूँ, नमन करता हूँ, उनके आशीर्वाद की भी कामना करता हूँ कि आने वाले चुनाव में वो मुझे अपना आशीर्वाद देकर एक सेवा का मौका दें। सर, जिस तरीके से बीजेपी से आपने पिछली बार आप चेयरमैन रहे हैं, बीजेपी पार्टी से जुड़े रहे हैं, तो क्या आपको बीजेपी की तरफ से इशारा किया गया है दोबारा से चेयरमैनी के लिए, या किस तरीके से आप बीजेपी के साथ होके ही आप चुनाव लड़ेंगे या कैसे आप उतरेंगे? देखिए, जो आज मेरी एक पहचान है, मैं चेयरमैन भी रहा हूँ, पार्षद भी रहा हूँ, तो ये मेरी एक पहचान बीजेपी की देन है। बीजेपी पार्टी मैं बीजेपी पार्टी को अपनी माँ के समान मानता हूँ और जो पार्टी हाईकमान का आदेश होगा, बीजेपी के सिंबल पर चुनाव होगा, पार्टी हाईकमान मेरे को आदेश करेगी तो मैं चुनाव में उतरूँगा। यदि बीजेपी मेरे को मना करती है, चुनाव लड़ने से मना करती है, तो मैं चुनाव नहीं लड़ूँगा। तो सर, जिस तरीके से आपको बहुत थोड़ा टाइम में और बहुत सारी चीज़ें करनी थी, तो उसके बारे में थोड़ा आप बताएंगे किस तरीके से आपने बहुत कम टाइम में बहुत सारी चीज़ें की, कुछ जो रह गई हैं उसके बारे में भी आप बताएं दर्शकों को। मैं 2010 में मैं इलेक्टेड हुआ था वार्ड नंबर 6 से पार्षद के रूप में, और 2014 में जो चेयरमैन थे सुनील बिडरान जी, पार्षदों ने उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेके आए, जिसमें वे अविश्वास प्रस्ताव में डिफीट हुए और उनको रिजाइन करना पड़ा। उसके बाद बीजेपी की सरकार थी, पार्षद मेरे साथ थे, तो मुझे 6-7 महीने का समय मिला, वो बहुत शॉर्ट था। उसके लिए मैंने अपने आप को, क्योंकि मेरे अंदर एक लगन है, एक जिज्ञासा रहती है कि भाई मैं कुछ करूं, और जितना मेरे को समय मिला उससे मैं कम से कम, ज़्यादा नहीं मैं कहता, मैं डबल और ट्रिपल मैंने जॉब वर्क किया। और जैसे मेरी प्राथमिकता थी कि भाई मैं आज तक जब नगर पालिका का निर्माण हुआ था और जो लिमिट पहले निर्धारित की गई थी, वो निर्धारित लिमिट के बाहर भी लोग रह रहे थे और उनको ये दिक्कत थी कि टाउन प्लानिंग वाले उनको परेशान करते थे, उनके मकान बने बनाए गिर देते थे। तो मेरे अपने आप में दिल में ये सोचा, भाई पहले तो इसकी नगर पालिका की लिमिट ही एक्सटेंड करी जाए। भाई अभी नगर पालिका बच्चा कब तक रहेगी, आखिरकार उसको बड़ा तो होना ही है। तो मैंने मेहनत करके, और उस टाइम पे जो मेरे विधायक जी थे सरदार बख्शी सिंह जी, उन्होंने मेरे साथ मेहनत की और हमने चंडीगढ़ चक्कर लगा के आखिरकार नगर पालिका की लिमिट को एक्सटेंड करा दिया। अब नगर पालिका हमारी बड़ी हो चुकी है, लेकिन उसके बाद हमने ये सोचा भाई लिमिट तो बढ़ गई है, भाई इसको जो लोग लिमिट के बाहर निवास करते हैं तो उनको वो सुविधा दी जाए जो एक आम नागरिक को चाहिए। लेकिन उस दौरान मेरा कार्यकाल ख़त्म हो चुका था, तो मैं उसके लिए कुछ नहीं कर पाया। हाँ, उस बीच में मैंने एक नगर पालिका असंध के क्षेत्र में जो जीवन चाराना महिला महाविद्यालय है, उसके सामने एक पौंड तालाब होता था 20-22 एकड़ का। तो उस तालाब
का हमने कायाकल्प करना था। और उस समय के जो हमारे डिप्टी कमिश्नर थे मिस्टर जे गणेशन, उन्होंने मेरी बिल्कुल इतने तहदिल से मदद की, जो आज वो 5 पाउंड के रूप में वहाँ तब्दील हुआ है। तो उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ। ऐसे अफसर हमेशा हमें मिलने चाहिए। और काम जब भी होता है जब आपको भी लगन हो और सामने वालों को भी लगन हो। वो मेरे में लगन थी, उसको काम को मैंने किया। तो सर, जिस तरीके से काफ़ी सरकार द्वारा अच्छे काम भी करवाए गए हैं, जिस तरीके से बहुत सारे फाउंटेन्स भी बनवाए गए हैं, पर अगर हम बातचीत करें फाउंटेन की, तो जो आम जनता है वो ये कहती है हमें फाउंटेन नहीं चाहिए। मोस्ट ऑफ द लोगों का ये भी कहना है कि अगर उसकी जगह एक शौचालय बनाया जाता, क्योंकि जो हमारा असंध के लोगों का ही नहीं है, बाहर के ग्रामीण जो लोग हैं वो भी आते हैं, काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स उन्हें फेस करनी पड़ती है। और उसके बारे में आप क्या कहेंगे कि क्योंकि जिस तरीके से वो फाउंटेन बनवाया गया उसकी सर्विस नहीं होती है और वहाँ पर गंदा पानी जमा होने की वजह से काफ़ी बीमारियाँ भी वहाँ फैल रही हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे? उसके लिए जो नगर पालिका प्रशासन है वो जिम्मेदार है। नगर पालिका प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है, पालिका में चेयरमैन के रूप में जाता हूँ तो सबसे पहले इस व्यवस्था की तरफ ध्यान दिया जाएगा कि सार्वजनिक शौचालय जो बने हुए हैं उनको प्रॉपर रूप से मेंटेन किया जाए। उनकी क्लीनिंग के लिए परमानेंट वहाँ स्वीपर रखा जाए, वो हम करेंगे। और एक स्वीपर के पास में 2 सार्वजनिक शौचालय से ज़्यादा की जिम्मेदारी नहीं देंगे, क्योंकि उनके पास समय होगा तो वो उसकी प्रॉपर क्लीनिंग करेंगे। यदि हम उसको एक आदमी को 10-10 सार्वजनिक शौचालय दे देंगे तो वो कहीं की भी नहीं कर पाएगा। उसकी व्यवस्था हम करेंगे, जहाँ ज़रूरत है तो उस ज़रूरत के अकॉर्डिंग हम यूरिनल भी बनाएंगे और सार्वजनिक शौचालय भी बनाएंगे। तो सर, जिस तरीके से एक जो आम इंसान है उसके पास जो मेन जो ज़रूरतें होती है, रोटी कपड़ा मकान वगैरह, तो उसके बारे में अगर हम बात की जाए, एक जो बड़े से लेके एक छोटा है उसको आज की डेट में खाने की आवश्यकता होती है। खाने के लिए मार्केट में सब्जियां वगैरह हर चीज़ अवेलेबल है, पर जब एक आदमी वहाँ से सब्जी के साथ बीमारी लेके आता है, अगर आपने देखा हो, अगर आपने वहाँ का जायजा लिया हो तो वहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितनी गंदगी है। वहाँ से एक आम व्यक्ति खाने का सामान ना लाके बीमारी अपने घर में ला रहा है, क्योंकि सिर्फ एक वहाँ पर जो एक ये लगा लो गैर जिम्मेवारी का एक काम किया जा रहा है ठेकेदार द्वारा। क्योंकि ठेकेदार कहा जा रहा है कि ठेकेदार वहाँ पर कोई सफाई का जरिया नहीं दे रहा कि कूड़ा इधर फिकवाए उधर फिकवाए, उसके बारे में क्या कहेंगे? ये जो एरिया हमारे नगर पालिका दायरे में जो आता है, एक तरफ हमारे धार्मिक संस्थान है, बालाजी मंदिर है, और एक तरफ हमारी वेजिटेबल मार्केट है, फ्रूट मार्केट है। तो इस जगह के ऊपर मेरा एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, मेरा खुद का ड्रीम प्रोजेक्ट है। और यदि मैं चेयरमैन का चुनाव जीतकर नगर पालिका में पहुंचता हूं तो वो मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट मैं आपको बता देता हूं। उस जगह हमारा मल्टी लेयर एक पार्किंग गाड़ियों के लिए और एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाने का हमारा इरादा है, और मैं उसको 100% बनाऊंगा। और जब हम इस चीज़ को बनाएंगे तो यह जो वेस्टेज का डंपिंग है, इसको वैसे सरकार ने, नगर पालिका ने उसको ख़त्म किया हुआ है, लेकिन फिर भी जब हम वहाँ एक मल्टी लेयर और मल्टीपर्पज़ बिल्डिंग वहाँ का कंस्ट्रक्शन हम करेंगे तो ये जगह हम क्लीन कर देंगे, इसको साफ़ कर देंगे, बिल्कुल यहाँ नहीं पड़ेगा। रही अब जो डंपिंग जो स्थान है उसके लिए जो सैनिटेशन के जो ठेकेदार हैं उन्होंने जो कॉन्टैक्ट लिया हुआ है, उस ठेकेदार की राइट बनता है कि वो अपनी लैंड हायर करे या कॉन्टैक्ट पर ले या परचेज करे, वो उनकी जिम्मेदारी है। और मैं नगर पालिका को प्रशासन जो सैनिटेशन का डिपार्टमेंट देखते हैं, मैं उनसे भी स्ट्रोंगली शब्दों का मैं यूज़ कर रहा हूँ, भाई उस ठेकेदार से वार्निंग दे, उसको चेतावनी दे, भाई वो अपनी जगह की व्यवस्था करे या जो परचेज करे, और वो जो कूड़ा है ना उसी जगह डंप किया जाए, न कि और लोगों को उससे परेशानी हो। भाई कहीं कहीं डंप कर देते जाके, कभी किसी गांव में डाल देते, कभी किसी गांव में डाल देते हैं। और ये मैंने खुद ने भी माननीय एसडीएम महोदय से भी ये बात की थी हमने, भाई ठेकेदार को स्पेशली कहा जाए। और नगर पालिका ने उनसे ये भी कहा, भाई हम उनको नोटिस कर देते हैं ठेकेदार को, अभी उनको हमारे संज्ञान में नहीं आया, भाई उन्होंने नोटिस किया है, लेकिन यदि मैं नगर पालिका में चेयरमैन बनकर जाता हूं तो हम इस चीज़ की समस्या को ख़त्म कर दूंगा। मैं अपने सभी के सामने और सभी को साक्षी मानकर ये बात कर रहा हूँ।
तो सर जिस तरीके से काफ़ी सारी गलियां हैं जो अभी भी कच्ची है, कहीं ना कहीं कहा जाता है कि अभी कॉलोनियाँ पास नहीं हुई है, फिर ऐसे इशू आ रहे हैं, मोस्ट ऑफ द वहाँ पर पॉपुलेशन भी है। तरीके से हम बातचीत कर रहे थे तो एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में और उठता है कि जिस तरीके से आजकल ब्लॉकेज प्रॉब्लम बहुत चल रही है, क्योंकि बारिश का मौसम है, इस बीच में ब्लॉकेज की बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है जिसकी वजह से घर वगैरह भी गिर रहे हैं। और अगर हम बातचीत करें स्ट्रीट लाइट की तो उसकी भी काफ़ी ज़्यादा लोगों के द्वारा कंप्लेंट्स की जा रही है कि वो जलती नहीं है, स्ट्रीट लाइट सिर्फ एक शो पीस बन के ही रह गई हैं। उसके लिए पहले मैं बता देता हूँ कि जो पानी की जो ब्लॉकेज है, जहाँ हमारे पानी की एग्जिट है जो ड्रेनेज की व्यवस्था जो है ना, उसका लेवल थोड़ा सा ऊपर है, अप है। तो जब इधर से पानी जाता है, उसके अंदर जहाँ वो वहाँ एग्जिट है पानी का, वहाँ एक पाइप भी लगी है, लगभग 12 इंच की पाइप है। तो जब इधर से पानी जाता है तो वो उधर से बैक कर देता है पानी को। पानी ज़्यादा होता है तो एग्जिट की जगह कम है, ड्रेन के लेवल ऊंचा होने की वजह, क्योंकि ड्रेन की सफाई नहीं हो पाई, तो हमारी प्राथमिकता पहले ये होगी कि जो वो पाइप है जो एग्जिट पे है, उस पाइप को नीचे लेकर जाएंगे, उसको डी शेप में लेकर जाएंगे ताकि वो बैक ना करे, और जो ड्रेन है उसकी खुदाई कराएंगे ताकि वो लेवल नीचे हो जाए और पानी की जो निकासी है ना स्मूथली चलती रहे। जहाँ तक स्ट्रीट लाइट की बात है, स्ट्रीट लाइट जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने जो लगाई है, तो उसको अभी उसने नगर पालिका को टेक ओवर करा दिया है, और उसकी भविष्य में जो उसकी रिपेयर की जो और रख रखाव की जो जिम्मेदारी है वो म्यूनसिपल कमेटी की है। और जो लाइटें बंद पड़ी है, जैसे कि आप सफीद रोड पे चले जाए, सत्संग भवन से लेके और खाटू श्याम मंदिर तक, और कैथल रोड पे भी कुछ लाइटें बंद पड़ी है, तो उसके लिए नगर पालिका प्रशासन ने टेंडर कॉल कर लिया है उसकी रिपेयर के लिए। जैसे ही टेंडर ओपन होंगे तो उसकी रिपेयर करा दी जाएगी। तो सर जिस तरीके से अभी हम बातचीत कर रहे थे कि जन को लेके, तो इसी तरीके से जैसे अगर हम निवास की बात करें कि क्योंकि ये एक महत्वपूर्ण हिस्सा है एक इंसान का मकान, अगर हम बात करें मकान की तो आजकल की जो गलियां हैं, अगर एक व्यक्ति घर से बाहर निकलता है उसके बाद गलियों का इतना बुरा सिस्टम है, गली बनाने वाले हों या पाइप डालने वाले हों, उनका ऐसा कोई वार्तालाप नहीं होता है, क्योंकि अक्सर क्या देखा जाता है, गलियां बन जाती है, देन उसके बाद में सीवरेज सिस्टम होता है जिसकी वजह से गलियां बैठ जाती हैं और उसकी वजह से काफ़ी सारे एक्सीडेंट भी हो चुके हैं। तो सर उसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप, क्या बताएंगे उसके बारे में? उसके लिए बात क्या है कि नगर पालिका प्रशासन और पब्लिक हेल्थ दो अलग अलग डिपार्टमेंट है। वैसे तो आपकी बात सही है कि हमारा मिस कम्युनिकेशन नहीं होना चाहिए, लेकिन क्या होता है कि हम नगर पालिका में एज ए रिक्वायरमेंट हम काम करते हैं। भी कोई गली की टूट गई है तो हम उसको बनाएंगे। हमारे पास में जब तक पब्लिक हेल्थ का हमारे पास कोई सिस्टम नहीं होता, पब्लिक हेल्थ अपने सिस्टम के अनुसार काम करती है। उनको आज रिक्वायरमेंट गई उनके यहाँ कि भाई आज हमें यहाँ इसके पाइप डालने हैं, सीवर के पाइप डालने हैं, या उसकी कैपेसिटी कम हो गई है, पब्लिक ज़्यादा हो गई है, तो वो अपने सिस्टम से काम करती है। लेकिन उस सिस्टम को अफोर्ड करने के लिए पब्लिक हेल्थ की जिम्मेदारी ये बनती है कि जिस गली को वो वहाँ से पाइप दाबेंगे, उसको जिसको उखाड़ेंगे वो उसको बनाकर रिपेयर करके देने की जिम्मेदारी उसकी होती है। लेकिन कुछ कारण ऐसे होते हैं कि लोग मिस मैनेजमेंट होने की वजह से दोनों डिपार्टमेंट में वो काम सुचारू रूप से नहीं हो पाता, और उस वजह से काफ़ी दुर्घटनाएं भी होती है। लोगों के मकानों में पानी भर जाता है, लोगों के मकान भी डैमेज हो जाते हैं। तो हम कोशिश ये करेंगे कि जैसे हम आएंगे, हमने पहले पाइप दबवाए, तो सीवरेज दबवाया, उसके बाद उसकी नगर पालिका से हमने उसकी गलियाँ बनवाई, रिपेयर कराई, तो आगे ये नहीं आने देंगे। लेकिन फिर भी यदि कोई ऐसी व्यवस्था है, ऐसी कोई चीज़ है, तो हम उसको दूर करेंगे। और जहाँ गलियाँ टूटी है, अभी भी मुझे भी पता है कि अभी उन्होंने पाइप दाबे, दोबारा से पाइप दाबे, शहर में गलियाँ पटी पड़ी है, चिक्कड़ हो रहा है, बुरा हाल है, लोग रपट रपट के गिर जाते हैं। बहुत सारी ऐसे केसेस आए हैं, हाथ पैर टूट जाते हैं लोगों के, सिर्फ एक लापरवाही की वजह से। आखिर जो आम जनता है वो भर रही है सर, क्योंकि एक गरीब व्यक्ति के पास खाने के लिए नहीं है, पर अगर उसका हाथ पैर टूट जाता है तो इसकी जिम्मेवारी कौन लेता है सर? यदि
हमारी कमी की वजह से, नगर पालिका की कमी की वजह से कोई आदमी नुकसान उठाता है या दुर्घटना का शिकार होता है तो हमने उसको एक्सेप्ट करने में कोई शर्मिंदगी नहीं है। यदि हमारी वजह से उसका नुकसान हुआ है तो कोशिश हमारी यही रहेगी कि भाई नगर पालिका उसका वहन करे, उसको भरे। कई बार कई केस ऐसे भी हुए हैं, हमारे टाइम में भी हुआ है कि जो लोग उसके सीवर की वजह से उनके घर बैठ के डैमेज हो गए। सर टिब्बे की तरफ एक ऐसे ही कांड हुआ था। ऐसे कांड हुए हैं तो उनका हर्जाना भी पब्लिक हेल्थ ने दिया है। और आने वाले समय में हम इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। भाई हर आदमी अपनी मेहनत की कमाई, पसीने की कमाई को वो लगाता है और उसको यदि हमारी प्रशासन की लापरवाही की वजह से उसको नुकसान हो जाए तो उसका दोषी नगर पालिका प्रशासन है। और हम कोशिश करेंगे कि भाई ये उसको समस्या का सामना ना करना पड़े। यदि फिर भी होता है तो उसका हम कोशिश करेंगे कि उसका मुआवजा दिया जाए। तो सर जिस तरीके से अभी किसान आंदोलन लगभग 1 साल होने को हो गया था, लगातार बारिश और गर्मी सर्दी दोनों झेलते हुए किसान जैसे बॉर्डर पे बैठे रहे हैं, और जो हमारा इलाका है पूरा वो भी किसानों का ही है, जैसे पूरा हरियाणा जो पूरा किसानों से भरा हुआ है, हमारा अन्न देवता के नाम से हम पहचाने जाते हैं हरियाणा वाले। तो सर कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लगता कि जो किसानों ने ये प्रॉब्लम्स को फेस किया है, उठाया है, तो इसका जो सीधा असर है वो इलेक्शंस पे भी जाएगा? नहीं, मैं नहीं मानता कि इसका असर हमारे इलेक्शन पे पड़ेगा, क्योंकि किसान हमारे अन्नदाता है और उन्होंने अपनी मांग के लिए जो भी हेजिटेशन किया है, जो धरना प्रदर्शन किया, वो उनका राइट था। और उसको माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उन कानून को वापस भी लिया है और हाथ जोड़कर प्रार्थना भी की है भाई हमसे जो गलती हुई है तो हम उसके लिए माफ़ी मानना है कि सरकार ने जो कमिटमेंट हमारे किसान भाइयों से किया, सरकार उसको पूरा करेगी, 100% पूरा करेगी। और जमींदार है तो हम हैं, हमारे किसान भाई है तो हम हैं, वो हमारे अन्नदाता है, वो अपनी मेहनत से हमें अन्न देते हैं जिससे हमारा भरण पोषण होता है। तो हम अन्नदाता से अलग तो अपना आप को मानते ही नहीं हैं और ना ही हमारी पार्टी अन्नदाता से अलग है, और हमेशा हम जमींदारों के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। तो सर एक और मैं आपसे बातचीत करना चाहती हूँ, वैसे तो ये मुद्दे से हटके है पर इसमें हम आपका भी सहयोग चाहते हैं, क्योंकि आज की डेट में ये प्रॉब्लम को सभी फेस कर रहे हैं। मोस्टली जो प्रॉब्लम्स नंदीशाला को लेके क्रिएट हो रही हैं, चाहे वो एक्सीडेंट हो, चाहे वो वैसे ही काफ़ी सारे नंदी होने की वजह से एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, वो टक्कर मार देता है, या फिर कोई भी इशू जो होता है उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तो उस पर आपका क्या कहना है कि ऐसा कोई नंदीशाला का भी यहाँ पर इंतजाम होना चाहिए, क्योंकि काफ़ी सारे एक्सीडेंट उसी की वजह से हो रहे हैं मोस्टली? बिल्कुल सही सवाल आपने उठाया, और इससे जो ये समस्या है इससे हमारा शहर अछूता नहीं है और बहुत भारी समस्या है। 2-3 सर मौतें भी बाजार में ही, हमारे मेन बाजार में ही हुई हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे 1-2 साथी भी उस दुर्घटना का शिकार हुए हैं। तो हमारी प्राथमिकता ये है कि हरियाणा सरकार ने भी एक नंदी प्रोग्राम चलाया हुआ है, तो हम कोशिश ये करेंगे कि हरियाणा सरकार से अपनी गुहार लगाएंगे, नगर पालिका प्रशासन की तरफ से शहर की जो संस्थाएं हैं उनको सबको साथ लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे। और उसके लिए हम कोशिश ये रहेगी हमारी कि हम नंदीशाला का निर्माण कराए शहर में, और सरकार इसके लिए फंड अवेलेबल भी करा रही है। जब सरकार दे रही है तो हमने लेने में कोई दिक्कत नहीं है। जब नंदीशाला का निर्माण हो जाएगा तो नंदी है या आवारा पशु जो हमारे हैं वो भी अपनी जगह पहुंच जाएंगे, और एक जो शहर में लोग दुर्घटना का शिकार होते हैं उनसे भी छुटकारा मिल जाएगा। कोई पशु यदि उसका दुर्घटना में उसका कोई अंग भंग हो जाता है तो वो भी गलत बात है, वो भी नहीं होना चाहिए। सर अभी मैं जैसे नंदीशाला है या फिर और भी शालाएं हैं काफ़ी सारे, एक जो प्राणी है, हर एक जो प्राणी है हमारा ही वो एक हिस्सा है, क्योंकि हमारी प्रकृति का वो एक हिस्सा है, उसके अंदर भी प्राण तो परमात्मा ने सबके अंदर दे रखा है। तो सर जिस तरीके से आजकल लोग क्या करते हैं, हिट और रन का काफ़ी मामला आ रहा है जानवरों को लेके। अगर हमारा एक हाथ या पैर में थोड़ी सी तकलीफ हो जाती है तो हम काफ़ी ज़्यादा उसकी वजह से परेशान हो जाते हैं, पर इसके अलावा हम जब पशुओं को हिट और रन करके जो भाग जाते हैं
सर उसमें आप क्या कुछ कहना चाहेंगे कि आज की डेट में लोग इतने निर्दय हो गए, हिट और रन करके और वो भाग जाते हैं, ये भी नहीं सोचते कि जो पीछे वो पशु है वो उसके अंदर भी प्राण है। उसके लिए तो सबसे पहले तो मैं ये प्रार्थना करना चाहता हूँ कि जो लोग डेयरी फार्मिंग में से जुड़े हुए हैं वो लोग जब तक पशु उनके मतलब के रहते हैं, जब तक उनका यूज़ करते हैं, उसके बाद फिर वो वहाँ से उसको निकाल देते हैं। आखिर वो पशु है और वो पशु भी उसी परमात्मा की देन है जिससे हम इंसान आए हैं, तो उसका भी उतना ही हक है इस ज़मीन के ऊपर, इस धरा के ऊपर जितना हमारा है। और रही बात जो लोग हिट और रन कर कर भागते हैं, पहली तो बात मैं एक बात बता देता हूँ कि हिट और रन का करने का उनका वैसे उनको नहीं करना चाहिए। हाँ, पर हमारा कोई ऐसा बिजनेस नहीं है कि हम 2 मिनट लेट अगर हो गए तो हमारे ऊपर पहाड़ टूट जाएगा। अगर उसी को हम बहुत सेफ्टी से चलाएं, क्योंकि आजकल के जो लोग हैं वो 2 मिनट भी सब्र नहीं करते हैं, उसकी वजह से हम किसी की जान ले लेते हैं। तो सर ये बात तो अच्छी नहीं है ना। मेरे मैन के जो दावे के लिए काफ़ी सारे लोग आपके टक्कर में खड़े हो रहे हैं, तो सर ऐसा क्या पसंद के लिए करना वाले हैं, क्या प्लानिंग्स है आपकी जो लोग आपको ही आगे लाएं और चेयरमैन के लिए आपको खड़ा करें? सर उसके लिए आप थोड़ा बताएंगे, ऐसे क्या चीज़ें आपके द्वारा की जाने वाली है? असंध के जो नगर पालिका चुनाव के लिए जो प्रत्याशी मैदान में हैं, सबसे पहली तो बात यह है कि असंध की जनता बहुत होशियार है और मेरे लिए आदर्श है। दूसरी बात कि मैं जो काम करता हूँ तो मैं उस काम में पारदर्शिता होती है और मेहनत करता हूँ, पब्लिक के साथ उसके दुख में सुख में खड़ा रहता हूँ। किसी के लिए भी रात को चाहे वो 12 बजे आ जाए चाहे 2 बजे आ जाए, मेरा दरवाज़ा खड़खड़ाता है उसके लिए खुला रहता है। मैंने कभी भी किसी के लिए कोई मेरे पास काम में आता है तो मैं उसको मना नहीं करता, चाहे मेरा जितना भी काम खराब होता हो। मैं पब्लिक के लिए हूँ और पब्लिक की सेवा करूँगा, इसीलिए मुझे ये उम्मीद है कि नगर की जनता मुझे अपना आशीर्वाद देगी और चेयरमैन की कुर्सी तक पहुंचाएगी। मैंने 5 साल तक सेवा करनी है और सेवा के लिए मैं मौका चाहता हूं। यदि सेवा करानी है तो पब्लिक मेरे को आशीर्वाद जरूर देगी। तो सर हरवीर सर, हम पूरा अपने दिल से यही चाहते हैं कि लोग भी समझदार हैं। जिस तरीके से आपने बहुत कम टाइम में बहुत बड़ा काम किया है, इसी तरीके से आपको मौका दिया जाए। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। धन्यवाद।